Mr. G.S. Krewala sir. He's coming. Give him a big hand, big welcome. Welcome, sir. So firstly, I think let me thank Praveen ji for organizing this event. I think he has taken a lot of efforts. बहुत सारा इन्होंने मेहनत किया ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो सबसे पहले आई थिंक ह्यूज थैंक्स टू प्रवीण जी फॉर डूइंग दिस एंड थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग ओवर एंड पुटिंग योर टाइम टुडे फॉर दिस इवेंट। आप सब लोग अपना टाइम, कीमती टाइम निकाल के आज आए हैं इस सेशन को अटेंड करने, तो आई थिंक थैंक यू ईच वन ऑफ यू। तो जस्ट बिफोर आई स्टार्ट ए सेशन, नॉर्मली क्या होता है जब हम किसी को मिलते हैं, है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है? हाँ, उसके बाद नॉर्मली उनका पूछते हैं आप कहाँ, बैकग्राउंड कहाँ से है ना। आज मोहित साहब भी मुझे मिले, उन्होंने सबसे पहले मुझे बैक कहाँ से है, बैक है? तो हमेशा हमने जानने की उत्सुकता रहती है कि कहाँ से, मतलब कहाँ से है। तो मुझे बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, मैं कई बार तो आंसर कर देता हूँ, मैं कहते कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, मैं इंडिया से हूँ, तो बट ऑफ कोर्स मींस फ्रॉम इंडिया वेयर, है ना। तो बेसिकली माय बैकग्राउंड इज आई वाज बोर्न इन चंडीगढ़ एंड प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ यू नो द सिटी। तो अभी बैकग्राउंड तो आपको समझ आ गया मेरा, आई बिलोंग टू चंडीगढ़, बट उसके बाद आई हैव लिव्ड इन 7 cities इन इंडिया, 7 शहरों में रहा हूं मैं, और पूना मेरा 7वां शहर है। तो वो कैसे हुआ? सो माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से कि बाहर जाने से कभी मत डरो, घर से जितना दूर जाओगे उतनी ग्रोथ मिलेगी। नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, पास में रहो, है ना, दूर मत जाओ। बट ही वाज वेरी क्लियर, ही सेड इफ यू वांट टू ग्रो, गो अवे फ्रॉम होम। और वहाँ आई जॉइन कुबोटा, है ना, 2010 मैंने कुबोटा ज्वाइन किया। तो उस टाइम फिर आप जानते हैं कि वहाँ तमिल लैंग्वेज है चेन्नई में, तो वहाँ पे मेरी थी कि मैं तमिल सीखूं, जापानीज सीखूं, 2 लैंग्वेजेस सीखने का मुझे था कि जापानीज सीखूं, तमिल सीखूं, जापानीज सीखूं, तमिल सीखूं। तो करते करते मैंने दोनों नहीं सीख पाया। तो फाइनली आई वाज नॉट गुड एट बोथ, बट माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चे जो हैं दोनों, वो दे नो तमिल, उन्होंने तमिल सीख ली। फिर उसके बाद हमारी पोस्टिंग हुई पूना, आई केम टू पूना, राइट। तो गोइंग टू नो, आई थिंक आई कैन चेंज द स्लाइड्स, नो इशू। तो हो जाएगी आई थिंक, हाँ या। तो देन आई थिंक द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछा जाता है हमेशा कि ये किताब आपने, क्या आपको मोटिवेट किया ये बुक लिखने के लिए, है ना, लीडर एज ए कोच आपने क्यों लिखी? तो इसके अंदर बहुत सारी लंबी स्टोरी है, और मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल, 1.5 year, 1.5 साल लगा, मतलब 1 साल 6 महीने का टाइम लगा इसको बुक लिखने के अंदर, क्योंकि मैं धीरे धीरे हर वीकेंड के ऊपर थोड़ा थोड़ा लिख रहा था। बट इसके पीछे एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं आपको बताता हूँ। हिंदी सबको कंफर्टेबल हो रहा है ना? नो इशू, ओके। तो मैं और मेरी वाइफ, हम कभी ट्रैवल करते हैं इकट्ठे, तो वी वर ट्रैवलिंग टू दिल्ली एयरपोर्ट पे हम लोग बैठे थे फूड कोर्ट के अंदर, और फूड कोर्ट में जैसे हम बैठे हैं तो बहुत सारे लोग, ग्रुप्स बैठे रहते हैं फूड कोर्ट में। तो माय वाइफ सेड कि आप वो ग्रुप देख रहे हो बैठा हुआ? मैंने कहा हाँ। तो 5 लोग बैठे हुए थे ग्रुप में, 5 से 6 लोग बैठे थे ग्रुप में और बात कर रहे थे। तो बोली बड़ा क्लियर है इनमें से बॉस कौन है। मैंने कहा कैसे इसमें क्लियर है कि कौन बॉस है? कह रहे जो बोल रहा है वो बॉस है, बाकी तो सिर्फ मुंडी हिला रहे हैं, बाकी तो नहीं बोल रहे। तो देखिए कितना टिपिकल है। सो मैंने जस्ट एक पिक्चर, मतलब एक्चुअल पिक्चर नहीं है बट मैंने जस्ट फॉर इंटरनेट आई जस्ट, तो मतलब समथिंग लाइक दिस। तो एक आदमी बोल रहा है और बाकी लोग सिर्फ सिर हिला रहे हैं। तो देन मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा सी कैसे हम लोग एज ए बॉसेस हम कैसे कभी कभी बिहेव करते हैं कि हमें लगता है बस सारा ज्ञान हमारे पास ही है और हमें बस बांटने का है ना। और हम ऐसे करके अपनी टीम मेंबर्स को हमेशा बताते टेल करते रहते हैं ना, राइट। तो अब इसमें क्या गलत है क्या? तो देन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे गड़बड़ है इसमें, करना क्या गड़बड़ है।
तो देन आई केम टू दी थिंग द ह्यूमन ब्रेन, है ना। तो ह्यूमन ब्रेन जो है, जो ब्रेन के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स, है ना। एवरेज ह्यूमन ब्रेन जो है ना, 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर, नर्व सेल्स जिसको बोलते हैं, यानी कि 8600 करोड़ न्यूरॉन से बना हुआ है हमारा ब्रेन। और भगवान ने ऑलमोस्ट सबको ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही ब्रेन दिया है, मतलब ये एवरेज साइज ऑफ द ब्रेन इज, मतलब एवरेज मतलब ज्यादातर लोग मतलब जो हैं हमारे, मतलब दिस इज द साइज ऑफ आवर ह्यूमन ब्रेन। तो किसी को ऐसा नहीं है कि 50,000 न्यूरॉन वाला दिया है, किसी को 150 न्यूरॉन वाला दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबका पोटेंशियल सेम है। तो अब अगर हम इस चीज को समझें, और अब ये पिक्चर को हम दोबारा देखें, तो इसमें आपको क्या लगता है कितने ब्रेन एक्टिव है ना, कितने दिमाग एक्टिव है ना। जब मैं बोल रहा हूं एक्टिव का मतलब यह है कि कितने लोग सोच रहे हैं क्या करें, कैसे करें, और बेहतर तरीका क्या हो सकता है, और क्या कर सकते हैं। कितने लोग आपको लगता है इसमें सोच रहे हैं ऐसा? क्योंकि बाकी तो सिर्फ सुन रहे हैं ना। तो एक का ही ब्रेन एक्टिव है और बाकी सिर्फ सुन रहे हैं, या कुछ शायद कुछ और सोच रहे होंगे, या कि कब खत्म करेगा ये, तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे। फ्लाइट जल्दी चालू हो जाए। तो नॉर्मली दैट्स हाउ वी डू, है ना, हम बताते। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो टीम मेंबर हैं वो इनकरेज होते हैं, इंस्पायर होते हैं, मतलब उनको इनकरेजमेंट होती है कि हाँ ये साहब बहुत बढ़िया हमारे से बात कर रहे हैं और ये सब। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हर एक चाहता है कि उसका ब्रेन एक्टिव हो, उसके आइडियाज भी सुने जाएं, है ना, उससे भी पूछा जाए। बट हमारा कई बार ऐसे बॉस एज ए लीडर होता है, बताते रहे, राइट। तो अब ये मैं यहाँ पे टर्म यूज करूंगा लीडर। सो व्हाट इज द लीडर, है ना। तो लीडर लीडर कई तरह के होता है, लीडर पॉलिटिक्स में भी होता है लीडर, है ना। तो जो यहाँ मैं लीडर की बात कर रहा हूँ, मैं बिजनेस लीडर की बात कर रहा हूँ। तो मैं जस्ट डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ कि लीडर डजंट मीन पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिक्स का लीडर, मैं ये बिजनेस लीडर की बात कर रहा हूँ। और जो भी आप में से आज आप लोग सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ, या जो भी आप कर रहे हैं, आप किसी ना कुछ टीम साइज आपके पास होगा जिनके साथ आप काम करते हैं, और वो आपके पास अगर टीम है तो आप उनके लीडर हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये भाई साहब यहाँ बैठे हैं और बात कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, ये लीडर हैं? तो और वो जो लोग उसके साथ बैठे हैं वो फॉलोअर्स हैं। तो वो बॉस तो अपने आप को कहला सकते हैं, मतलब ही मे बी ए बॉस बट ही इज नॉट ए लीडर, है ना। आप लोगों ने मतलब कई लोगों ने हाँ या ना किया, मुझे मैं देखा। तो डेफिनेटली मतलब एक लीडर के लिए क्या एक रिक्वायरमेंट है बेसिक, एक लीडर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये फॉलोअर होने चाहिए, है ना। आप आई डोंट नो मराठी में कैसे बोलेंगे कि लीडर को चेला लो। फॉलो वाले तो चाहिए ना पीछे, नहीं तो लीडर बोले मैं अकेला लीडर हूं, मेरे पीछे तो कोई नहीं है, तो लीडर थोड़ी ना होगा वो। तो इसलिए कई बार वो लोग बोल देते हैं मैं लीडर हूं, बट लीडर के लिए देयर नीड टू बी फॉलोअर्स। और फॉलोअर्स वो होते हैं जो मतलब उसकी तरफ उसके साथ हैं कि हाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, सिर्फ टाइटल के लिए नहीं बट सचमुच दिल के साथ, राइट। ओके, तो नाउ दिस इज द फर्स्ट चैप्टर जो मेरी बुक का है ना, एवोल्यूशन ऑफ लीडरशिप, है ना। तो मैंने जस्ट उसमें से कोट ये डाला है कि योर टाइटल कैन मेक यू ए मैनेजर, योर पीपल मेक यू ए लीडर। आपका जो टाइटल है आपको मैनेजर बना सकता है, वाइस प्रेसिडेंट बना सकता है, बट आपके लोग जो हैं वो आपको लीडर बनाते हैं, है ना। आप खुद अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर सकते लीडर, लोग कहना चाहिए ये मेरा लीडर है, राइट। तो इस बुक में मैंने ये कहने की कोशिश की है
कि बहुत सारे, क्योंकि अभी मेरा ऑलमोस्ट 34 ईयर्स हो गया अभी कैरियर में, तो आई वर्क विद बहुत सारे इंडियन और जापानीज लीडर के साथ मेरा काम करने का हुआ। और नॉर्मली मैं देखता हूँ कि लीडरशिप स्टाइल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि लीडरशिप कहीं पढ़ाई नहीं जाती। किसने स्कूल में पढ़ी लीडरशिप? कोई था कोर्स लीडरशिप का? आप हैरान होंगे, एमबीए में भी कोर्स नहीं है ना। मैंने IIM कलकत्ता से एक साल का प्रोग्राम किया, उसमें भी लीडरशिप के ऊपर लेक्चर्स थे कुछ, बट किताब कोई नहीं है कोई, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट पे किताब है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी पे है, बहुत सारी किताबें, मोटी मोटी किताबें। कोई ऐसी किताब नहीं जिसके ऊपर लिखा हो लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट। ऐसी कोई बुक मुझे तो दिखी नहीं MBA के अंदर। तो लीडरशिप कहीं पढ़ाई नहीं जा रही, तो लीडर अपने स्टाइल से ही सब चला रहे हैं। जिसका जो स्टाइल धीरे धीरे उसने एक्सपीरियंस से सीखा, वैसे ही लीडरशिप चल रही है। तो कोई तो बहुत अच्छा बॉस बन जाता है, लोग कहते हैं साहब मेरा मालिक बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। और कोई बोलते हैं मेरा तो बहुत ही खड़ूस है, बहुत परेशान करता है। तो अलग अलग तरह के मतलब लीडरशिप के वेरिएशन हो रखे हैं। तो तब मुझे लगा कि किताब लिखनी चाहिए जिसमें थोड़ा तो डिफाइन करें कि आज के दिन में एक कैसे लीडर की जरूरत है। तो दैट इज द रीजन मैंने ये बुक में अंदर लिखा कि कैसे लीडर की जरूरत है ना। राइट। अभी मुझे अभिजीत जी पूछ रहे थे कि स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जाए। राइट। स्ट्रेस कौन देता है? बिजनेस में देने वाला कोई तो होता है? तो कहीं ना कहीं से स्ट्रेस आता है। तो एक ह्यूमन ही दूसरे ह्यूमन को स्ट्रेस दे रहा है ना। एक आदमी दूसरे आदमी को स्ट्रेस दे रहा है सबसे पहले। तो अगर ये सोचते कि मैं ही कर लेता हूँ सारा, एक दो लोग रख लेते हैं और एक्सपेंड करते हैं बिजनेस को, आज टाटा एम्पायर खड़ा होता। तो टाटा एम्पायर आज के दिन इसलिए खड़ा है बिकॉज ऑफ जो लोग वहां काम करते हैं। अगर धीरू भाई अंबानी जी सोचते कि अकेले ही बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, तो आज इतना बड़ा अंबानी या रिलायंस का एम्पायर ना खड़ा होता। तो ये बिजनेसेस अगर बड़े हुए हैं तो किस करके हुए हैं? लोगों का टीम करके, जो उन्होंने टीम्स बनाई, जो आगे, क्योंकि आज के दिन तो प्रोफेशनल कंपनीज हो चुकी हैं। बहुत से मालिक जिन्होंने शुरू की थी वो है नहीं है, पर बिजनेसेस चल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। राइट। उनके कईयों की तो फैमिलीज भी नहीं है उसमें इन्वॉल्व। तो ये होता है कि फाइनली आपकी टीम क्या कर रही है, वो धीरे धीरे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता है, आपके लोग क्या कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाता है। ओके। सो ये कह रही कोटेशन है, द टास्क ऑफ लीडरशिप इज नॉट टू पुट ग्रेटनेस इनटू पीपल बट टू एलिसिट ग्रेटनेस एज इट इज देयर ऑलरेडी। थोड़ा सा मैं ग्रेट हूं, मैं अपनी टीम को अपनी ग्रेटनेस दूं, मैं उनको समझाऊं क्या करना है, मैं उनको सिखाऊं, मैं उनको ये करूं, मैं उनको कि ये लोग तो कुछ करते नहीं है, बस मैं ही समझा सकता हूं, ऐसा कुछ मतलब कई बार आदमी सोचता है। बट हर आदमी के अंदर, जैसे हमने बात की, 86 बिलियन न्यूरॉन्स है ना, 8600 करोड़, तो हर एक के अंदर पोटेंशियल है। तो किसी आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है उनके अंदर, निकालने की जरूरत है। ग्रेटनेस ऑलरेडी उनके अंदर है। राइट। तो ग्रेटनेस कहीं से बाहर से डालने की जरूरत नहीं होती। देखिए, बॉस एंड ए लीडर, तो मैंने ये बुक के अंदर अपने लिखा है कि बॉस और लीडर में फर्क क्या है। तो आस्क तो हम करते नहीं कभी कि आपके माइंड में क्या है, आप क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है कोई इससे बेहतर तरीका है, ऐसा तो कभी नहीं पूछते। मतलब नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आप में से बहुत सारे लीडर्स जो करते होंगे, बट नॉर्मल जो एक टेंडेंसी रहती है ना, स्पीक एंड लिसन। तो वही जैसे हमने शुरू में देखा कि बोलना और सुनना, ये फर्क है। और उससे क्या होता है कि आप एक शॉर्ट टर्म रिजल्ट तो ले सकते हो कि अभी आप जाके आज ये काम कर लो,
तो शॉर्ट टर्म तो ठीक है, तो सब कुछ आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगर बिजनेस की करनी है तो उन लोगों को हमें ओनरशिप लेवल पे लाना पड़ेगा कि उनको लगे ये मेरा ही बिजनेस है, मैं इसके अंदर इन्वॉल्व हूँ, मैं साथ जुड़ा हूँ इस बिजनेस के अंदर। अगर आज टाटा कंपनी के लोग, मतलब टाटा में लोग काम कर रहे हैं जो, कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग होगी कि वो अच्छी कंपनी है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग बहुत बार बात करते हैं टाटा एक बहुत अच्छी कंपनी है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा किया होगा उन्होंने, कुछ तो लोग जुड़े होंगे उस कंपनी के साथ कि उनको लगता होगा ये मेरी कंपनी है, राइट? तो दैट इज द ओनरशिप। सो उससे क्या फाइनली क्या होता है कि जो बॉस होता है ही कमांड्स अथॉरिटी, है ना? वो अथॉरिटी तो कमांड कर सकता है, बट ही कैन नॉट कमांड रिस्पेक्ट। तो लीडर जो होगा वो he will command respect, और रिस्पेक्ट पैसे से नहीं आती, है ना? रिस्पेक्ट पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। So that is the difference between a leader and a coach, और a boss, right? तो अब कोचिंग की बात करते हैं। अभी कोचिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग बहुत, आई डोंट नो आप कितना इसको आपने सुना है या समझा है, बट ये बिजनेस कोचिंग की बात करें, क्योंकि कोचिंग एक स्पोर्ट्स की कोचिंग भी होती है ना, हम बच्चों को भेजते हैं ना क्रिकेट सीख के, वो एक कोचिंग रहती है, बट ये अलग है। ये अभी हम बात कर रहे हैं बिजनेस कोचिंग की, और बिजनेस कोचिंग में जो होता है उसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती, कुछ बताया नहीं जाता कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। जो बिजनेस कोच का काम क्या होता है कि आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछना कि जिससे आपका खुद ही माइंड इतना एक्टिवेट हो जाए कि आप अपने लिए खुद अच्छा एक सोल्यूशन ढूंढ सकें। That is business coaching. So English में इसका जो terminology है कि coaching is unlocking people's potential to maximize their own performance. तो आप जैसे फोटो देख रहे हैं, तो कोच का काम है ताला खोलना, माइंड का ताला खोलना, क्योंकि आंसर सारे हैं अंदर, आंसर सारे ऑलरेडी हैं अंदर। मैं एक IIM बेंगलोर के अंदर एक प्रोग्राम था और वहां मुझे मौका लगा जाने का, अटेंड करने का वो प्रोग्राम। उसका नाम था क्रिएटिंग हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशंस। मैक्सिमम उन्होंने बताया कोचिंग के बारे में। मैं हैरान हो गया कि मतलब वो मैक्सिमम उसके अंदर जो था इट वाज ऑन कोचिंग। तो मैंने कहा ये क्या सा सब्जेक्ट है, क्योंकि उस टाइम पे कोचिंग तक का मुझे आइडिया नहीं था कोचिंग क्या होती है, मुझे था पता नहीं क्या सब्जेक्ट है क्या है, बट सडनली आई फाउंड कि वो ज्यादा सारी बात कोचिंग की कर रहे हैं, कैसे कोच करना है कैसे कोच करना है। मैंने कहा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा है, कुछ IIM बेंगलोर इसकी बात कर रहा है। और फिर उसके आने के बाद 2020 में मुझे चांस मिला कि मुझे कंपनी की तरफ से एक कोच दिया गया, उन्होंने कहा आप कोचिंग करेंगे, है ना? तो उस टाइम आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट था मैं, तो उन्होंने बोला आपकी कोचिंग होगी और एक कोच है और एक कोच करेंगे। और कोच पता कहाँ बैठे थे जिनसे मेरी कोचिंग होनी थी? नेदरलैंड्स। ही वाज एक्चुअली इंडियन, मतलब इंडियन थे, साउथ इंडियन था, तो पर वो बैठे थे नीदरलैंड्स में, और नेदरलैंड से उस टाइम जूम कॉल थी, जूम कॉल के ऊपर वो मेरी कोचिंग कर रहे थे। तो आप इमेजिन कीजिए, उनको कोई आइडिया नहीं मेरे बिजनेस का, कुछ नहीं। वहां से उन्होंने कोचिंग सेशन किया और उनका फर्स्ट क्वेश्चन पता है मुझे क्या था? आपका गोल क्या है? व्हाट्स योर गोल इन लाइफ? आपसे कभी पूछते हैं सर क्वेश्चन किसी ने? तो आपका गोल क्या है लाइफ के अंदर? मुझे अभी तक नहीं पूछा था किसी ने ऐसा क्वेश्चन, है ना? तो मुझे तो था कि मुझे क्या होना है। मैंने कहा मेरा गोल है कि मुझे कंपनी का MD बनना। तो उस टाइम मतलब बहुत बड़ा सा गोल था, क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट था और हमारी कंपनी के अंदर, क्योंकि जापानीज कंपनी कोड है, तो हमेशा जापानीज MDs आते थे वहाँ से, उनका 3 साल का रहता और वो आके 3 साल काम करके तो वापस चले जाते, फिर नेक्स्ट MD आता था। तो जापानीज कंपनी में नॉर्मली जापानीज MDs ही रहते हैं। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा MD बनने का। बोले अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मैंने कहा अभी तो मैं जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग ही देख रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे और भी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना चाहिए। बोले कैसे? मैंने कहा HR के अंदर, फाइनेंस के अंदर और डिपार्टमेंट्स में मुझे थोड़ा देखना चाहिए, तभी मैं राइज कर पाऊंगा। एक्चुअली 3 साल बाद 2023 जनवरी में आई बिकेम द MD ऑफ द कंपनी। मैं MD बन गया कंपनी का
और तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने तो ये बोला था उनको मैं एमडी बनना चाहता हूँ 3 साल पहले, और तब तो ये लगता था इम्पॉसिबल सा, क्योंकि जापानीज कंपनी में इंडियन एमडी तो कभी नहीं होते। और फिर बड़े लोगों का मुझे आने लगा उस टाइम पे, बहुत आई थिंक क्रिएटिव्स बने, लोगों ने बनाए भेजे कि फर्स्ट इंडियन टू बी एमडी ऑफ ए जापानीज कंपनी, और ऐसा ऐसा करके आया। तो मैंने कहा अरे ये तो कुछ खास बात हुई है। गुड लीडर सजेस्ट सोल्यूशन टू हिज टीम एंड ए ग्रेट लीडर इंस्पायर्स टीम्स टू कम आउट विद द बेस्ट सोल्यूशन, है ना। और अगर ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा एक लीडर और कोच का, क्योंकि लीडर का काम क्या है, डायरेक्शन बताना, कोच का काम क्या है, आपको मदद करना डायरेक्शन ढूंढने के लिए। और ये दोनों अगर आपने अच्छे से कंबाइन कर दिए तो ये एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाएगा लीडर और कोच का। तो वो मेरा बेसिकली सब्जेक्ट है इस बुक का, राइट। ये मार्केटिंग की, ऑल आर रिटन बाय पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर की किताबें फेमस हैं और इन्होंने ये मार्केटिंग के गुरु माने जाते हैं, राइट। तो इन्होंने कहा कि जो पहले जमाने के जो लीडर थे वो बताना जानते थे, जो नए जमाने के लीडर हैं वो पूछना जानेंगे, मतलब इन्होंने ऐसा बोला। तो सच ए ब्यूटीफुल कोट, राइट। तो ये भी प्रूव करती है कि पूछना कितना इंपॉर्टेंट है। और फाइनली इसके बाद हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो फाइनली ये देखिए अभी क्या है कि एक जेन जी, आज यहाँ पे भी बहुत यंगस्टर्स बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ। जेन जी जानते हैं हम? जेन जी, आई थिंक यू आर ए जेन जी, आई कैन सी। सो जेन जी आर द पीपल हु आर इन देयर 20s, है ना, जो 20s के अंदर रहते हैं जेन जी। तो जेन जी जो की जनरेशन जो है आज के दिन, जनरेशन जेड कह रहे हैं जिसको हम, वो आज के दिन वर्कफोर्स में आ रहे हैं, क्या बिजनेस शुरू कर रहे हैं या बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। और ये जो हैं सबसे इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग्स हैं। आपने सुना है ये डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? सबने पढ़ी स्कूल में? किसी ने छुट्टी तो नहीं मारी जब पढ़ा रहे थे? तो अगर ये थ्योरी आप पढ़ेंगे तो करें ह्यूमन धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं। हम बंदर से शुरू हुए थे, ह्यूमन बने और इवॉल्व होते जा रहे हैं। तो ये जो सबसे इवॉल्व्ड जनरेशन है जो आज के दिन बिजनेस में या आपके टीम में आ रही है, तो इनके पास जितनी इंफॉर्मेशन है पहले ह्यूमंस के पास नहीं थी। आज के दिन तो एक क्लिक करते हैं वो मोबाइल पे, गूगल पे, और सब दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आ जाती है। आज के दिन वो एक माउस पे क्लिक करते हैं तो सब जो उनको चाहिए मिलता है। तो जितनी नॉलेज वो गैदर कर पा रहे हैं, हमारे टाइम तो नहीं था वो। 30 साल पहले आप जाइए, कहाँ पे था? हमें पता नहीं लगता था कि वो यूक्रेन ने क्या अभी किया है, कैसे किया, कुछ नहीं, इतना इन्फॉर्मेशन थी। तो आज के दिन यू आर गेटिंग ऑल इन्फॉर्मेशन करेक्टली। तो जब आपको इस नई जनरेशन के लोगों को अपने साथ जोड़ के रखना है, तो 30 साल पुरानी जो चीजें हैं वो काम नहीं करेंगी। तो आज के टाइम की चीजें चाहिए जिससे आप उनको आप अपने साथ एंगेज कर सकें, है ना, जिनको आप उनके साथ अपने साथ जोड़ सकें। अदरवाइज क्या होगा कि वो 2 साल के अंदर जॉब छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। न्यू जनरेशन को होल्ड करना इतना आसान नहीं है। आज उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं और वो टिकते नहीं हैं, आफ्टर 2 साल में जॉब चेंज करते हैं। तो अगर आप उनके आइडियाज और उनके टैलेंट को इम्पोर्टेंस देंगे तभी वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, है ना। तो इंग्लिश के अंदर 2 रहते हैं, एक कुछ क्वेश्चन शुरू होते हैं वाई के साथ, कुछ क्वेश्चन शुरू होते हैं व्हाट के साथ, है ना। तो वो वाई वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं ना, तो वाई क्वेश्चन किसी को आप पूछें, है ना, तो वो वाई क्वेश्चन बिकम वेरी पर्सनल। वैसे तो एक बुक है साइमन सिनेक की, वो से स्टार्ट विद वाई। वो खुद को वाई का पूछना अब तो ठीक है, बट दूसरे को जब आपने वाई का क्वेश्चन पूछा तो पर्सनल हो जाता है थोड़ा। अभी जैसे आपको क्वेश्चन वाई यू डिड नॉट डू दिस, किसी को आपने लड़का पूछा वाई यू डिड नॉट डू दिस, तो उसको क्या लगता है मेरे अंदर कोई कमी रही है, कि ये समझते हैं कि मेरे अंदर कुछ कमी है कि मैं ये कर नहीं पाया, है ना। या वाई यू डिड नॉट कंप्लीट द वर्क, आपने एक काम क्यों नहीं कंप्लीट किया, तो वो भी उसको लगता है कि मेरे अंदर कमी निकाल रहे हैं कि मैं काम नहीं कर पाया। फिर मैंने मराठी का इसका ढूंढा कि मराठी में क्या बोलते होंगे ना, क्योंकि हिंदी में भी ऐसा क्या और क्यों होता है ना। तो पहले मैं हिंदी का बता देता हूँ, ये क्यों नहीं काम किया और क्या रीजन था ये काम नहीं कंप्लीट हुआ, है ना। उसी तरह मराठी में
हैं, तुम्ही ये काम पूर्ण का केला नहीं, है ना। तो ऐसे आपने किसी को पूछा तो उसको लगा कि ये बोल रहे हैं कि तुम काम क्यों नहीं किया ठीक से, है ना। तो ये एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो जाता है जब आप और किसी को आप पर्सनली जब ऐसा बोलते हैं ना, तो ये आदमी डिफेंसिव हो जाता है ना। तो जैसे आप उधर देख रहे हैं ना फोटो, वाई क्यों नहीं किया वाला काम हो जाता है। तो आदमी एकदम डिफेंसिव पोजीशन ले लेता है आपका टीम मेंबर। और फिर जब आदमी डिफेंसिव पे आता है तो फिर वो क्या करता है, फिर वो एक्सक्यूज ढूंढता है, फिर वो किसी और चीज के ऊपर ब्लेम डालना चाहता है कि साहब इसलिए नहीं हुआ, आपने बजट नहीं दिया, है ना, या आपने रिसोर्सेज नहीं दी मुझे, या हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं था, या आपने मुझे बताया नहीं ठीक से, कुछ भी। वो तो वापस वो आपको कुछ ना कुछ ढूंढेगा कि मेरी प्रॉब्लम ना मैंने नहीं, मेरी गलती नहीं थी, वो किसी और चीज की गलती थी, राइट। तो इट इज ए डिफेंसिव। तो उसमें क्या होता है, ऐसी डिस्कशन में ब्लेम फ्रेम में अंदर हम आ जाते हैं। उसको ब्लेम फ्रेम बोलते हैं कि बस वो उसकी गलती बता रहा है, वो बता रहा है कि आपने मुझे पूरा रिसोर्सेज नहीं दिया। तो ये कहीं पे भी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसकी बात होती नहीं। और जब हम चले जाते हैं व्हाट क्वेश्चन पे, राइट, सो व्हाट क्वेश्चन में क्या रहता है, तो हम बात करते हैं व्हाट इज द रीजन यू डिड नॉट डू इट, व्हाट इज द रीजन यू डिड नॉट कंप्लीट द वर्क, है ना। क्या कारण था कि वो काम नहीं कंप्लीट हो पाया, या काय कारण आहे जे तुम्ही ये काम करू शकले नाही। अभी फोकस किस चीज पे है, हा? कारण पे, है ना। अभी फोकस है काय कारण, तो अभी फोकस हो गया रीजन कि काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, कारण क्या था, ना कि उस आदमी के ऊपर हम ब्लेम कर रहे हैं। तो वो फिर वो क्या होगा, वो कारण बताएगा, इसलिए नहीं हुआ साहब क्योंकि ये रीजन था। फिर असली रीजन की बात होगी और उसका सोल्यूशन ढूंढा जाएगा। और जब सोल्यूशन ढूंढा जाता है तो वो एक उसको हम बोलते हैं आउटकम फ्रेम, या मतलब हम उसके उस दायरे से बाहर निकलेंगे, कुछ सोल्यूशन ढूंढेंगे, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। बड़ी पावरफुल टेक्निक्स हैं वो। और एक जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें तो ये है कि अगर आपका किसी से बहुत झगड़ा, या आप मानते हैं कोई आपका एनिमी है, आप उसको भी समझ सकते हैं और उसको भी फॉरगिव कर सकते हैं, है ना। हमारे जो अभी मेरा जो ड्राइवर है, इससे पहले जो मेरा ड्राइवर था, उसका घर पे झगड़ा चल रहा था, मतलब ऑलमोस्ट दे वर एट लेवल ऑफ डिवोर्स। मतलब वो घर छोड़ आया था अपना, और उनका था कि डिवोर्स हो जाएगा, और घर भी छोड़ा गया था। तो मैंने उसके ऊपर ये टेक्निक यूज की, मैंने कहा हाँ आज एंड फाइनली अभी वो घर पे वापस, कुछ दोनों इकट्ठे वापस ठीक ठाक हैं। तो मुझे लगता है कि ये टेक्निक काम करती है। तो इसलिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दुनिया में हैं, अगर हम सीखना चाहें कि हम और इसके अंदर एक और टेक्निक मैं बताऊँ दूसरी, जैसे फोबियाज होते हैं हमें, है ना। फोबियाज रहते हैं सबको, किसी को वो पंछी से डर लगता है, किसी को सांप से बहुत डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है। उसका भी सॉल्यूशंस एनएलपी के अंदर है। फोबियाज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द माइंड, क्योंकि ये सब कुछ हमारे माइंड में है ना। और अगर आपने माइंड को ट्यून कर लिया सही तरीके से, तो आप जो आपके डर बचपन में कहीं बैठ गया आपके माइंड में किसी चीज़ का, वो भी रिमूव किया जा सकता है। किसी की अभी दुश्मनी चल रही किसी के साथ, मैं अभी कर सकता हूँ आपके साथ अगर इफ यू वांट। सो इट टेक्स मतलब अराउंड 10 to 15 मिनट्स, बट आई थिंक आज तुम्हारे पास टाइम नहीं है। बट अगर किसी को मतलब रियली दैट कैन रियली हेल्प यू इफ यू वांट टू सॉल्व एनी इशू इन इज गोइंग थ्रू, राइट। तो अभी क्या करें, बेंजामिन फ्रैंकलिन को फिर से याद करें, हाँ? तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं, हाँ? तो अभी ये जो छोटा सेशन हुआ है ना, दिस इज द लास्ट ब्रेक, इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप कुछ नोट करना चाहें 1 मिनट एंड 2 मिनट्स अगेन करेंगे ले। तो इसके बाद आई थिंक आई हैव ओनली फ्यू स्लाइड्स, विल कंप्लीट। यहाँ में कोई सुपरमैन नहीं आया, तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि आप जितना मर्जी मेहनत कर लें, आप एक आदमी से ज़्यादा या एक औरत से ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं, राइट। आपकी क्षमता उतनी ही भगवान ने दी है, आप एक जने की जितना ही, एक पर्सन के जितना ही काम कर सकते हैं, राइट।
बट आप अगर वही क्षमता अपने टीम के अंदर डेवलप करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी क्षमता, राइट। तो इसलिए जो लीडर है वो हमेशा अपनी टीम पे बिलीव करता है, राइट। वो अपनी टीम को साथ लेके चलता है। तो इसलिए वो सुपरमैन सिंड्रोम से हमेशा बच के रहें। कोई सुपरमैन नहीं है, और अगर हम सुपरमैन बनने की कोशिश करते हैं तो फिर स्ट्रेस आता है, हार्ट अटैक आता है ना, दुनिया भर की और स्ट्रेस प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए सुपरमैन बनने की कोशिश करना सही नहीं है, राइट। सो दिस इज अनदर लर्निंग विच आई ऑलवेज डिस्कस विद माई टीम, है ना। सो ये बेसिकली लर्निंग के बारे में है। कैसे गाइड कर सकता है मुझे वो, हाँ? तो मैंने अपनी बुक में ये लिखा है, आप उसको अगर पढ़ेंगे तो मैंने ये लिखा है कि आप एक चिट्ठी लिखें अपने आप को जब आप 90 साल के हो जाएंगे। उस टाइम, उस 90 साल में जब आप होंगे तो आप आज के अपने आप को क्या सजेशन देना चाहेंगे। सो इमेजिन कीजिए, सो इट इज लाइक NLP टेक्निक कि आप सोचिए आप 90 साल के हो गए हैं और आप अपने आप को आज के दिन देख रहे हैं, आप अपने आप को क्या सजेशन देना चाहेंगे, राइट। तो अगर वो आपने कहीं लिख लिया, समझ लिया, तो आपके लिए समझ आ जाएगा कि आपके लिए क्या रियली इंपॉर्टेंट है। सो अभिजीत जी पूछ रहे थे ना, स्ट्रेस रिलीविंग। सो दिस इज स्ट्रेस रिलीविंग, क्योंकि आपको सचमुच समझ आ जाएगा कि सचमुच इंपॉर्टेंट क्या है जिंदगी के अंदर। क्योंकि उस टाइम पे आप एक जब रहोगे तो आपको समझ आएगा कि मेरे लिए क्या जरूरी है। तो इसलिए मैंने तो खुद अपनी लिखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कुछ साल पहले इसे लेटर अपने आप को लिखी और मुझे लगा जब भी मुझे अभी कभी स्ट्रेस होता है ना, मैं वो लेटर खोल के पढ़ लेता हूँ, स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। क्योंकि आपको समझ आता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे छोटी छोटी चीज़ों में कभी कभी टेंशन लेते हैं, हो सकता है इतनी इंपॉर्टेंट हो ही ना जिंदगी के लिए। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और कई बार लोग बोलते हैं कि साहब मैं अपने बुजुर्गों से भी तो ये नॉलेज ले सकता हूँ, बट आपके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी ज़िंदगी अपनी है। तो जो सजेशन आप अपने आप को फ्यूचर से दे सकते हैं वो शायद कोई और नहीं दे सकता। सो दैट्स द पावर ऑफ दिस लेटर फ्रॉम द फ्यूचर यू, राइट। So with this we finally come to the end, and I hope you found this learning useful. And जो मेरी बुक है उसमें आपको ये सब लर्निंग्स मिलेंगी मोर डिटेल्ड में। और another thing is, मैंने ये जो बुक लिखी मैंने सिर्फ ये पैसे के लिए नहीं या अर्निंग के लिए किसी के लिए, मेरा आइडिया यही था कि मैं अपनी लर्निंग्स सबसे शेयर कर सकूं। और मैंने ये रखा है कि जो भी इस बुक की प्रोसीड्स आएंगी, जो भी रॉयल्टी आएगी, वो सब चैरिटी में मैं दूंगा फॉर एजुकेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। तो बुक में मैंने लिखा है कि स्पिरुल फाउंडेशन है, तो उनको मेरी सारी इसकी प्रोसीड्स बुक की जाएंगी। तो आई विल इनकरेज यू, आप बुक पढ़ें। और प्रवीण जी ने आई थिंक कुछ कॉपीज आपने रखी हैं यहाँ पे, सो आई इनकरेज यू टू गो थ्रू द बुक। और मैंने जान के वो बुक थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर एवरीबॉडी टू रीड, राइट। सो थैंक you very much, and I hope you liked this session. Thank you very much.